तो नया चैप्टर हम लोग का चैप्टर 3 पढ़ेंगे हम लोग। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 3। देखिए हम लोग नया चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या होगा आपको? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात होगा। ये बहुत भी दिया होगा, 6-7 क्वेश्चन इससे भी रहता है। मेडिकल में भी आपको, बोर्ड में भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इससे। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग टॉपिक सब लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग पहली बात ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको जो पढ़ेंगे चैप्टर 3 है ये हम लोग का आज। तो पहले हम लोग इसमें क्या बात करेंगे कि ह्यूमन क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। ह्यूमन आर सेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड विविपेरस होता है जी, ठीक है। विविपेरस का मतलब क्या होता है कि बच्चे जन्म देने वाला, ठीक है। हम लोगों में एग नहीं बनता है, हम लोगों में सीधे बच्चों को जन्म दिया जाता है, ठीक है। और एक टॉपिक आ रहा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके बारे में जी, ठीक है। आवाज जा रहा है ना? हेलो हेलो, सर आवाज आ रहा है। ठीक है। तो देखिए हम लोग बता रहे थे कि आपको नया चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर 3 नाम होगा, ठीक है। ये आपको पहला लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर सकते हैं। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, है ना। इसमें कहना चाह रहा है क्या है ना कि ह्यूमन बीइंग क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और विविपेरस होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि हम लोग इस चैप्टर को ना एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना होगा जी, और इसमें क्या क्या सब टर्म सब आएगा। इस चैप्टर में बहुत सारा मेडिकल टर्म सब भी आता है जिसको पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी डील कर दिया है। इस चैप्टर के अंदर जब घुसिएगा तो बहुत सारा आपको टर्म सब आएगा, जैसे गैमेटोजेनेसिस, है ना, इसका पार्चुरेशन, ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन, ये सब टर्म सब है। तो हम उस पैराग्राफ को भी समझेंगे और एक चैप्टर का इंट्रोड्यूस भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग एक बार याद कीजिए, हम आपको पहला चैप्टर जब पढ़ाए थे तो कहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे भी हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना हो तो 3 हिस्से में बांट देंगे जी, ठीक है। पहला हिस्सा क्या है आपको? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में बांटेंगे। दूसरा क्या होगा सर आपको? फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन होगा एक, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मुद्दा ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कभी भी समझना चाहोगी उसको 3 हिस्सों में बांट दो, तब आराम से समझ में आ जाएगा। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमिट का बनना, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस पहला चैप्टर में सब बात किए हुए थे। और एक होता है गैमिट का ट्रांसफर होना। 2 हिस्सा होता है सर इसमें। गैमिट बनाइए, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट कैसे बनता है वो जानेंगे हम लोग इस चैप्टर में।
कि मेल में स्पर्म कैसे बनता है और फीमेल में ओवम कैसे बनता है जी, ठीक है। उसके बाद गैमिट ट्रांसफर देखेंगे हम लोग, जैसे गैमिट ट्रांसफर होता है जी, ठीक है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट कैसे एक दूसरे के करीब आता है जी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे यूनियन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म ओवम का मिलना, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट प्रोड्यूस जाइगोट। जब मेल फीमेल गैमिट मिल जाता है और जाइगोट बनता है, इस घटना को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस चैप्टर में हमको ये भी पढ़ना होगा कि कैसे आपको मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज करता है जी, ठीक है। जब ये हो जाता है जाइगोट, जाइगोट तो एक सेल का होता है जी, ठीक है। सारे स्टूडेंट को पता है कि एक सेल का जाइगोट होता है, जबकि हम लोग करोड़ों सेल के हैं। माँ के गर्भ में जो हम लोग समय बिताते हैं 9 मंथ, उस दौरान हमारे अंदर में क्या क्या चेंज आता है, तो उसको हम लोग किस टॉपिक में पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रायो का बनना, एम्ब्रियो का बनना, प्लासेंटा का बनना, ये सब किस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग, ये सब आपको पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में, ठीक है। ये सब टॉपिक सब आएगा इस चैप्टर के अंदर में। जब हम लोग इतना जानेंगे, गैमिटोजेनेसिस जानना है, तो हम लोग को ये भी तो देखना है गैमिट ऑर्गन, मतलब गैमिट को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन कौन है। जैसे आपको मेल सेक्स ऑर्गन क्या सब होगा वो सब जानेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा वो जानेंगे, कौन से बॉडी पार्ट में फीमेल में गैमिट बनता है, कौन से बॉडी पार्ट में मेल में स्पर्म बनता है, वो सब भी जानेंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक इसमें बताया जाएगा जी, ठीक है। एक बार हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, पहला पैराग्राफ जो पढ़िएगा, तो उसमें पूरा चैप्टर का जितना भी टर्म सब आएगा, जैसे फर्टिलाइजेशन टर्म आता है, इम्प्लांटेशन टर्म आता है, ये सबको डिस्कस किया है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। फिर उसके बाद एक आता है कि सर है ना, चलिए शुरू करते हैं मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो प्री फर्टिलाइजेशन सबसे पहले एनसीईआरटी किसको बताया है, मेल गैमिट के बारे में और मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया है। मतलब हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन, जैसे पिछला चैप्टर गया था ना, उसमें हम लोग देखे थे ना कि स्टामेन में कैसे पोलन ग्रंथ से बनता है, वैसे ही आपको यहाँ पे हम लोग में मेल में कैसे आपको गैमिट बनता है। फिर हम लोग में मेल में जब गैमिट बनेगा तो फिर वो गैमिट कैसे आगे की ओर बढ़ता है, कहाँ स्टोर होता है और कैसे बॉडी से बाहर आता है जी, ठीक है। उसके बाद जब ये समझ में आ जाएगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया जाएगा जी, ठीक है। यानी मैं इसी में गैमिटोजेनेसिस, स्पर्म कैसे बनता है उसको भी बताया जाएगा। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से हम लोग बुलाते हैं। और जब ये बन जाएगा सर, तो बॉडी से कैसे ट्रैक से आपको बाहर की ओर आता है उसको भी एनसीईआरटी समझाया जी, ठीक है। मेल एक्सटर्नल जेनेटिला, बाहर से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है उसको समझ करके हम लोग समझ आते हैं कि ये मेल ऑर्गन है, ठीक है। मेल एक्सटर्नल जेनेटिला कौन होता है, मेल इंटरनल जेनेटिला कौन होता है, वो सब देखेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन में। तो फीमेल बॉडी में वो कौन सा बॉडी पार्ट्स होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर उसके बाद फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है वो आपको वो जानेंगे, ठीक है। उसके बाद फीमेल गैमिट कैसे बनता है वो सब देखेंगे जी, ठीक है। और जब ये सब समझ जाएंगे फीमेल गैमिट कैसे फॉर्म करता है, तब हम लोग को ये बताया जाएगा, ठीक है, कि फीमेल बॉडी में एक खास चक्र चलता है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी दौरान गैमिट बनता है सर, इसी दौरान यूटेरस अपने आप को तैयार करता है ना, बच्चे को अपने बॉडी से अटैच करने के लिए, ठीक है जी, इम्प्लांटेशन के लिए। और साथ साथ ना जी फर्टिलाइजेशन का साइट क्लियर करने के लिए एक खास टर्म चलता है फीमेल बॉडी में जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोगों में जो फीमेल होती है, या इवन आपको याद कीजिए, हम लोग आपको पहला चैप्टर में भी बताए थे कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्राइमेट होता है, एक नॉन प्राइमेट होता है जी, ठीक है। प्राइमेट मतलब हम लोग होते हैं जिसका माथा गोल होगा उसको प्राइमेट कहते हैं, और जिसका माथा गोल नहीं होगा मतलब स्कल गोल नहीं होता उसको नॉन प्राइमेट कहते हैं। जैसे आप गाय भैंस को देखिए उसका स्कल गोल नहीं होगा, ठीक है, उसको नॉन प्राइमेट कहते हैं। तो एक बार याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और नॉन प्राइमेट में ना आपको ओइस्ट्रस साइकिल चलता है। इसी बुक में हम लोग ओइस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये सब समझ में आ जाएगा तब हम लोग के पास आएगा नया टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का मिलना। तो सर इंसान में किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम लोगों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जी। और इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है ना जी, उसमें यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट एट फैलोपियन ट्यूब देखते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब हम लोग ये भी देख लेते हैं सर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तब हम लोग ना जी उसमें जाइगोट कैसे बनता है वो जानेंगे। जाइगोट माँ की दीवार से जब अटैच होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाने के ना जी 7वां दिन, मतलब जिस डेट में फर्टिलाइजेशन होगा, मान लीजिए अगर आप आज अगर 14 जून है, आज 14 जून से आपको 7 दिन बाद मतलब 21 जून को है ना सर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब बच्चा माँ की दीवार से अटैच होता है। माँ की दीवार से जो अटैच होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है, तब हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चा माँ की दीवार से अटैच है, माँ के इग्नोमेटेरियम से न्यूट्रिशन लेता है, या ये जानो यूटेरस से, हाँ यूटेरस से न्यूट्रिशन लेता है और अपने आप को शकल सूरत में चेंज करना शुरू करता है, ठीक है। जब ये प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कहते हैं। अभी ठेठ भाषा में हम लोग कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। हम लोग माँ के घर में 9 महीने रहते हैं
हर महीने में कुछ ना कुछ ऑर्गन सब बनता है। पहला महीना में हम लोग का हार्ट बनता है, फिर दूसरे महीना में बॉडी का स्किन सब तैयार होता है, तीसरे महीना में उंगली वगैरह बनता है, और जेनाइटल ऑर्गन सब बनता है। ठीक है, तो कौन से मंथ में कौन सा ऑर्गन बनता है ये सब भी हम लोग इसी बुक में जानेंगे। जब ये सब समझ में आ जाए तो बच्चों को है ना न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तो एक शब्द आता रहता है इस चैप्टर में, प्लासेंटा। प्लासेंटा एक ऐसा चीज है जो बच्चों को केयर करता है सर। प्लासेंटा बहुत कुछ करके देता है ना। अब प्लासेंटा माँ का भी टिश्यू है उसमें और बच्चे का भी टिश्यू है जी। ठीक है, ये प्लासेंटा कैसे काम करता है वो सब भी हम लोग इसी बुक में जानेंगे। जब प्लासेंटा समझा देंगे है ना, और जेस्टेशन पीरियड समझा देंगे। व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड, जब बच्चा माँ के गर्भ में जितना समय बिताता है उस समय को हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों में 9 महीना लगभग लगभग 270 दिन के आसपास हम लोग माँ के गर्भ में बिताते हैं। ठीक है, उसी तरह से और हम लोग जब देखते हैं आपको दूसरे दूसरे जानवर, जैसे आपको शेर समय 90 दिन का जेस्टेशन पीरियड होता है, बिल्ली में भी लगभग 60 से 70 दिन का या जेस्टेशन पीरियड होता है। एक हाथी 2 साल तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है जी। ठीक है, तो ऐसे करके सबका जेस्टेशन पीरियड जानेंगे। तब लास्ट में एक टॉपिक आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग ना मतलब माँ अपने बच्चे को बॉडी से बाहर निकालती है। इसको कॉमन भाषा में या मेडिकल कॉमन भाषा में डिलीवरी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पर एक्चुअल बायोलॉजिकल टर्म क्या है ना जी, पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन ना, जब आपको इजेक्शन ऑफ फीटस। व्हाट इज फीटस, बच्चा जब माँ के घर में रहता है उसको फीटस बोलते हैं। जब फीटस ना माँ की बॉडी से बाहर आता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, पार्चुरेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, जब ये भी तुम समझ जाओगे तो एकदम सबसे लास्ट टॉपिक आएगा जिसमें नाम क्या सर आपका नहीं की, लैक्टेशन। बच्चा जब माँ का मिल्क लेता है या माँ अपने बच्चे को जब मिल्क पिलाती है, इस समय को हम लोग लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। ये भी बहुत जरूरी होता है ना बच्चे के ग्रोथ के लिए। ठीक है, इस सारे चैप्टर में यही सब बात किया गया है जी। ठीक है, आइए इसके मेडिकल की नजर से देखिए तो ये बहुत भी होगा, जब अच्छे से 7 क्वेश्चन पूछता है सबसे है ना। और इसको नॉर्मली आप देखिएगा बिहार बोर्ड की नजर से 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या बताया जाएगा, यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म है, मतलब हम पहले भी अपने आपको है ना समझाने के लिए हम अपना ये सब बता देंगे। ठीक है, ताकि हमको आगे इस सब टर्म बोलने में आसानी होगी। ठीक है, कुछ टर्म सब यहाँ पे लिखा देखेंगे हम लोग। जब ये समझ में आ जाएगा तो हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना है सर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो जानेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे। एक्चुअली में ये डायग्राम आप लोग को बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे डायग्राम बनाएंगे वो भी देखेंगे हम लोग। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आता है ना, और एक्सटर्नल जेनेटिला सब आता है, बहुत सारा चीज आएगा, मेल एक्सटर्नल मेल एसेसरी ग्लैंड सब आएगा, उस सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आवाज आ रहा है? हेलो, यस आ रहा। सुनो ना, कोई ध्यान देना 40 मिनट का, समझ रहा है जी? कोई टाइमर आए यस तो बोल देना, जब 2 मिनट बच्चे तो बता देना। जब हम लोग ये सब जान लेंगे तब हम लोगों के बारे में मतलब इसमें क्या बताया जाएगा। ठीक है, कि टेस्टिस में क्या सब बनता है, स्पर्म से बनता है वो जानेंगे। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को जानेंगे। मतलब पहले तो आप बोलते थे सर गैमेटोजेनेसिस जानना जरूरी होता है, तो भाई गैमेट जेनेसिस जानोगे उससे पहले ये भी तो जानो कहाँ गैमेट बनता है ना जी। तो ओवरी में, फीमेल में ओवरी एक जगह होता है जहाँ पे आपको क्या बनता है सर, गैमेट बनता है सर, ये सब भी जानेंगे। और ये यूटेरस का फोटोग्राफ है, और ये यूटेरस में सर आपको बच्चे को है ना, आपको नहीं न्यूट्रिशन दिया जाता है, बच्चे को है ना केयर किया जाता है। ठीक है, यूटेरस का क्या रोल है आपको प्रेगनेंसी में, ये सब जानेंगे इस टॉपिक में, सब इंट्रोडक्शन टाइप का होगा। और जब ये सब जान लेंगे हम लोग तो इसमें मेमोरी ग्लैंड भी जानेंगे। व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड, ये बच्चे को केयर करने के लिए माँ के आपको स्वेट ग्लैंड का या ब्रेस्ट ग्लैंड का डेवलपमेंट है, जो इसमें मिल्क बनता है जी। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है वो सब जानेंगे। जब उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी बता रहा है गैमेटोजेनेसिस, लेकिन हम जब आपको असाइनमेंट पैरेलल करेंगे ना तो शुरुआत में ही हम आपको गैमेटोजेनेसिस समझा देंगे। और गैमेटोजेनेसिस जो होता है ना, ये कैसे होता है वो जानेंगे जी। ठीक है, और जो देखो आप हम बताए हुए भी आपको कि हम लोग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये हार्मोन के कंट्रोल में होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल में नहीं होता है। हम लोग के शरीर में 2 तरह का कंट्रोल चलता है, एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है, एक हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, हार्मोनल। तो हार्मोनल कंट्रोल हम लोग को पढ़ाया गया कि स्लो काम करता है। हाँ जी, तब ना 12-14 साल लग जाता है इसको एक्टिवेट होने में है जी। जब ये एक्टिवेट होता है सर तो धीरे धीरे सारे कामों को पूरा करता है। तो मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो कौन सा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है जी। ठीक है, तो हम बताए हुए आप लोग को LHFSH नाम का हार्मोन है जो हम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि कैसे हार्मोन है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब ये सब जान जाएंगे तब हम लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, सॉरी फीमेल में गैमेट बनने की प्रक्रिया बताया जाएगा। इस पैराग्राफ में यहाँ पे फीमेल में गैमेट कैसे बनता है वो बताया जाएगा। और आज हम इसको साबित करें, 11th में जो हम लोग चीज पढ़ाए थे कि मियोसिस डिवीजन जो लड़कियों में होता है, ठीक है, वो है ना आपको लगभग लंबा चलता है, 12-14 साल तक चलता है। फीमेल में मियोसिस डिवीजन, लड़कों में 60-65 दिन का मियोसिस डिवीजन होता है,
पर लड़कियों में से माँ के गर्भ में ही ये स्टार्ट हो जाता है, और बाकी आधा आधा अधूरा मियोसिस होता है। और नेक्स्ट मियोसिस जब वो फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आती है तब होता है। यहाँ पे कुछ ट्विस्ट था, याद आ रहा है 11th में जब हम लोग पढ़ रहे थे मियोसिस में, तो नहीं कहते कि फीमेल में क्या होता है, माँ के गर्भ में जब वो रहती है तभी मियोसिस से स्टार्ट है। क्या कैसे हो गया सर, जबकि लड़का में आपको स्पर्म बनने की प्रक्रिया 14-15 साल की उम्र से होता है, और लड़कियों में आपको ओवम बनने की प्रक्रिया जब वो माँ के गर्भ में 6 मंथ की रहती है तभी से होना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। और आधा ही हो पाता है सर, थोड़ा बहुत बच जाता है मियोसिस का हिस्सा, तब होता है जब वो फीमेल मैच्योर कर जाती है, मतलब 15-16 साल की हो जाती है तब। इवन जब किसी फीमेल में ना जी, मतलब मान लीजिए कि वो फीमेल 35 साल की उम्र में शादी कर रही है, तो सर उसका आधा मियोसिस का भी थोड़ा सा और हिस्सा है ना, यानी कि 35 साल बाद जाके पूरा होता है। सबसे लंबा मियोसिस चलता है फीमेल में, ठीक है जी। तो फीमेल में ऐसे लंबा मियोसिस क्या होता है ये समझाएंगे हम आपको है ना। फीमेल में बहुत सारा मियोसिस का पार्ट जब वो सेक्सुअली मैच्योर कर जाती है तब होता है जी, ठीक है। तो मेल में कैसे गैमिट बनता है वो यहाँ पे दिखा रहा है डायग्राम के जरिए, और यहाँ पे फीमेल में है ना गैमिट कैसे बनता है उसके बारे में बता रहा है। ये बहुत VBI होगा ये सब चीज जानना। उसके बाद फीमेल में क्या होता है सर, गैमिट एक खास प्रोसेस के दौरान बनता है, और उस प्रोसेस का नाम क्या है सर, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल हालांकि हम बताएंगे तो बहुत कुछ, लेकिन जब वो बोर्ड के लायक जो नोट्स देंगे ना, तो बोर्ड के लायक नोट्स में उतना ही लिखा हुआ जो आपको बोर्ड पास कराएगा जी, ठीक है। पर अभी मेडिकल के नजर से देखिए, असाइनमेंट में मेडिकल को ध्यान में रखते सारा बात लिखा गया है जी, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है, इसका अलग डायग्राम भी बनाया जाएगा, इस सबको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ जाएगा तब हम लोग के पास नया टॉपिक आएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो सब जानेंगे हम लोग। मेल और फीमेल गैमेट कैसे मिलता है, उसके लिए क्या आपको एकदम शार्प कुछ टर्म एंड कंडीशन चाहिए। अगर वो शार्प टर्म एंड कंडीशन नहीं हुआ तो कभी भी फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। मतलब हम आपको इसी बुक में बताएंगे कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एक अड्डा होता है बॉडी में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन चलता है सर। अगर वो अड्डा पास कर गया या वो अड्डा तक नहीं पहुंच पाया स्पर्म, तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है जी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है वो जानेंगे हम लोग इसमें। जब फर्टिलाइजेशन समझ में आ जाएगा तो बच्चा कैसे बनता है, मतलब जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रायो कैसे बनता है सर। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप लोग, ये स्पर्म फ्यूज कर रहा है ओवम के साथ, देन जाइगोट बना होगा। जाइगोट आगे जाके एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 से हजारों सेल बनता है। ये कैसे बन जाता है वो देखेंगे जी, ठीक है। इस घटना को इम्प्लांटेशन कहते हैं, जब बच्चा माँ के दीवार से चिपकता है और सर बहुत सारे सेल हो जाते हैं, उसको ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं, वो सब भी जानेंगे हम लोग इसमें। जब ये समझ में आ जाए तो प्लासेंटा के बारे में जानेंगे। बच्चा माँ की दीवार से चिपकने के लिए एक खास तरह का टिश्यू का मदद लेता है, वो टिश्यू डिस्क शेप जैसा होता है, रोटी के आकार का होता है, या CD कैसेट देखते हैं ना वैसा आकार का होता है ये चीज, जिसका नाम प्लासेंटा है। प्लासेंटा पे रिसर्च करेंगे हम लोग। जब प्लासेंटा समझ में आ जाएगा तब हम लोग ये जानेंगे कि बच्चे में कौन सा बॉडी पार्ट कब बनता है जी, ठीक है। किस मंथ में कौन सा ऑर्गन से बनता है वो यहाँ पे बढ़ाया जाएगा जी, ठीक है। जब ये सब समझ आएंगे तो हम लोगों को 9 महीना लगता है पूरी तरह से तैयार होने में। एक्चुअली में 7 महीना भी काफी होता है ना, ह्यूमन बींग में जेस्टेशन पीरियड के। लेकिन 7वां महीना में बच्चा बहुत पतला दुबला रहता है, उसका डिलीवरी करने पर सर क्या हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकता है। इवन 8वां महीना में भी हम लोग डिलीवरी नहीं करा सकते हैं। 8वां महीना में क्या होता है, बच्चे को एक खास तरह का प्रोटीन दिया जाता है माँ के साइड से। ये प्रोटीन बच्चे के मसल्स को बढ़ाता है। अगर कोई बच्चा 7वें महीना में जन्म लेता है ना, वो बहुत पतला दुबला होगा। और 8वें महीना में कभी डिलीवरी होता नहीं है, क्योंकि 8वें महीना में डिलीवरी होगा तो बच्चे का कुछ बॉडी पार्ट ज्यादा बड़ा होगा और कुछ बॉडी पार्ट क्या होगा, बहुत कमजोर होगा जी, ठीक है। इसलिए सर 8वां महीना में कोई बच्चा सर्वाइव नहीं करता है जी, ठीक है। उसको कम से कम 9 मंथ जब आता है, 9वां महीना तो जब एंट्री करता है तब डॉक्टर बोलता है इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। तो नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है डॉक्टर है ना, इसमें या फीमेल की बॉडी में खुद से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, बच्चे को बॉडी से बाहर आने में मदद करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डॉक्टर ऑपरेशन करके इसको बाहर निकालता है। एक्चुअली ऑपरेशन बोलना सही नहीं है, हम लोग इस घटना को सिजेरियन बोलते हैं, जिसमें एक चीरा लगाया जाता है और उस चीरा के जरिए से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, इंड्यूस्ड पार्चुरेशन क्या होता है, इंड्यूस माने इंसानों के तरीके से किया गया पार्चुरेशन क्या होता है, वो सब समझाया जाएगा इस पैराग्राफ में। एंड लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ आएगा जिसमें हम लोग को लैक्टेशन समझना है जी, ठीक है। ये सब बात है ना नोट्स में भी लिखा हुआ है जी, आप लोगों को इसमें नोट्स भी पैरेलल करना होगा, नोट्स भी पढ़ना होगा जी, ठीक है। तो नोट्स भी बगल में ही रखिएगा, है ना। इसमें हम लोग यहाँ पे वही सब बात होगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सब भी लिखा हुआ है जो आपको मदद करेगा, बोर्ड का बात सब नोट्स करने में नहीं पड़ेगा। इसमें मेल एसेसरी ग्लैंड सब क्या आता है वो सब देखेंगे इसमें। जब ये समझ में आ जाएगा तो हम लोग पूरा मेल के बारे में, अगर हम लोग एनसीईआरटी इसको नोट्स पढ़ेंगे तो सर एनसीईआरटी मतलब ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक जगह पर रख दिया हम, और यहाँ पे आपको स्पर्म कैसा दिखता है वो सभी जानना है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है वो जानना है, हार्मोनल कंट्रोल सब भी जानना है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम लोग जानेंगे नोट्स के जरिए। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको कैसे ओवम बनता है इस पर इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम जो नोट्स में लिखे ना, ये आपको कंपटीशन लेवल का है, और जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे उस दिन हम आपको एक टेस्ट भी लेंगे और डीपीपी भी देंगे ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है, 5 नंबर में आपको ये पूछता है जी, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये फीमेल में एक खास तरह का एक एक्टिविटी होता है जिससे वो गैमिट बनाती है जी, ठीक है, और यूटेरस को मेंटेन करता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। ये एक पेज आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अबाउट में लिखा हुआ है पूरा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में है ना आउट ऑफ सिलेबस भी जाता है नीट है ना, आपको इस चैप्टर, इस देखिए 2-3 चैप्टर ऐसा है एनसीईआरटी 12th में जिसमें तुमको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। एक ये चैप्टर 3 और एक चैप्टर 5, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में आपको कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी चलना होगा, और आउट ऑफ सिलेबस में भी आपको वो पूछ सकता है। इसमें एक कैपेसिटेशन वर्ड आएगा, कैपेसिटेशन हम आपको जो पढ़ाएंगे ना, ठीक है, ये बताया जाएगा आपको उस टाइम में, ठीक है, कि ये मतलब कैपेसिटेशन स्पर्म जो एक्टिवेट होता है फीमेल बॉडी में जाकर के, इस घटना को कैपेसिटेशन कहते हैं जी, ठीक है। और कैपेसिटेशन से लगभग 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है मेडिकल में, 16 में भी पूछा है और 18 या 17 में भी पूछा है जी। उसके बाद इसमें डिटेल करके बताया गया है कि सर आपको कहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है सर, मतलब किस रास्ते से स्पर्म ओवम के अंदर घुसता है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया जाएगा मोरुला, ब्लास्टुला, है ना, और बहुत कुछ बताया जाएगा, ट्रोफोडर्म, इक्टोडर्म, स्टेम सेल, मास्ट सेल, आप ये सब क्या सब होता है वो सब देखेंगे। और हम लोग जो माँ के गर्भ में जितना समय बिताते हैं, है ना, उस समय को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और माँ के गर्भ में हम लोग में 3 लेयर बनता है, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। ये सब बनने की प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। 11th में हम पढ़े थे ना आप लोग एनिमल किंगडम में, इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, तो उस घटना को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ये इक्टोडर्म, मेजोडर्म आगे जाके कैसे बच्चे को बनाता है वो सब जानेंगे। तब इसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये भी एनसीईआरटी में छुपा के लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, माँ के गर्भ में हम लोग रहते हैं तो सर प्लासेंटा और एम्ब्रियो, इसके अलावा भी बहुत कुछ आता है, जैसे कोरियोन आता है, एक बच्चे पे कवर रहता है, बच्चा माँ के बॉडी में एक पानी के अंदर में तैरता रहता है, उसका नाम एमनियोन है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे कहते हैं। इस सबको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, देखिए एक्स्ट्रा क्या होता है, जैसे अभी आप लोग कभी कोई चीज खरीदते हैं ना तो उसमें एक्स्ट्रा चीज चिपका देना, कोई कागज दे देता है, जैसे कोई कंपनी का मोबाइल खरीदेगा तो एक्स्ट्रा चीज के तौर पे कवर रहता है उसका, लेकिन नहीं फ्लिप नहीं बैक कवर रहता है, या नहीं तो उसमें आपको मोबाइल कैसे चलाएं इसका इंस्ट्रक्शन का एक पेज रखा था जी, ठीक है, वो आपको मोबाइल के साथ ही मिलेगा। या चार्जर का जो अडेप्टर सब होता है वो सब दे देता है, एक्स्ट्रा दे देता है। उसमें से कुछ चीजें यूज होती हैं शुरुआत में, कुछ चीजें नहीं है, जैसे मोबाइल शुरू में नहीं चलाने आता है तो हम लोग उसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं जी, ठीक है, जैसे समझ में आया तो फेंक देते हैं इंस्ट्रक्शन। वही बात होता है जब हम लोग माँ के घर में रहते हैं तो हम लोगों में एक्स्ट्रा मटेरियल भी आता है, जैसे कोरियोन, एमनियोन, ये सब भी आता है, कोरियोनिक विलाई सब भी आता है। वो सब क्या रोल निभाता है जब हम लोग माँ के घर में रहते हैं, तब क्या डिलीवरी के बाद इस सबका यूज होता है, तो जवाब है नहीं, है ना, वो क्या सब कैसे हटा दिया जाता है वो सब भी हम लोग देखेंगे। जब ये सब समझ में आ जाएगा तो वही पार्चुरेशन, वही मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड से आपको लैक्टेशन, ये सब समझ जाइएगा। इसमें एक सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे के लिए ना एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसका नाम क्या, ट्विंस है। ये आपको याद ही रहना चाहिए सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे के लिए। बिहार बोर्ड वाले तो एक टाइम पास होगा, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ट्विंस के बारे में भी जानना होगा। ट्विंस का मतलब जुड़वा बच्चे जो जन्म लेता है वो जानेंगे। कभी कभी आपको ऐसा केस भी देखेंगे, पटना में एक लड़की ऐसी है जिसका सर से जुड़ा हुआ है, मतलब इसको हम लोग कंजॉइंट ट्विंस कहते हैं, जो बॉडी पार्ट किसी किसी से अटैच है, दो बहन है ना, दोनों बहन सर के जरिए दोनों जुड़ी हुई है ना जी, इसको कंजॉइंट ट्विंस कहते हैं, है ना। एक आइडेंटिकल ट्विंस होता है, एक फ्रैटर्नल ट्विंस होता है। ट्विंस क्या होता है वो जानेंगे हम लोग इस पेज में जी, ठीक है। आपको इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन सब भी आएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्राइवेट भी होगा तो आप लोग क्लास के बाद पूछ सकते हैं हमसे, नहीं तो आप है ना कुछ क्वेश्चन जो फ्रैंकली होगा तो उसमें हम लोग डील करेंगे, जैसे कैसे कोई है ना, ये आपको स्पर्म समझ जाता है यही ओवम है, इसके साथ फर्टिलाइज करना है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि शेर का स्पर्म और ह्यूमन बीइंग का ओवम मिला दिया जाए? तो कभी नहीं ऐसा हो सकता है। 2 अलग अलग स्पेसीज का स्पर्म ओवम हम लोग नहीं मिला सकते सर, ठीक है। तो इसका मतलब ओवम और स्पर्म समझ जाता है कि कौन अपना स्पेसीज है, कौन दूसरे प्रजाति का स्पेसीज है। फिर से सुन ले लाइन को, जैसे मान लीजिए कोई ओवम है, फीमेल का ओवम है, और उसमें हम चाहेंगे किसी दूसरे जानवर का स्पर्म डाल करके फर्टिलाइज करके हाइब्रिड बच्चा तैयार कर ले, जो कभी पॉसिबल नहीं है सर, कितना भी कोशिश कर ले पॉसिबल नहीं है। इंसान का स्पर्म हमेशा इंसान के ही ओवम को फर्टिलाइज करेगा जी, ठीक है। और एक स्पेसीज का स्पर्म हमेशा अपने ही स्पेसीज के स्पर्म को फर्टिलाइज करता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं जी, ठीक है। और भी बहुत कुछ क्वेश्चन सब आएगा जो समय आते आते डील करेंगे जी। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी पहले देखते हैं। एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है, और उसके बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जी, ठीक है। इसमें हल्का फुल्का पिछला चैप्टर कहोगे 11th का क्या यूज है, तो 11th में हम लोग हार्मोन जो चैप्टर है चैप्टर 22 उसका यूज है जी, ठीक है। तो हम पढ़ाएं आपको 10 बजे बैच में जी, ठीक है। तुम लोग नहीं पढ़ा है जी, ठीक है, तुम लोग आते नहीं हो, या ऑनलाइन भी है, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है चैप्टर 22। जिसका चैप्टर 22 छूट गया है अब देखिए, नहीं तो सर दर्द होगा, ठीक है।
11th का वही थोड़ा बहुत यूज है, कोशिश करेंगे उसको भी हम समझा देने के लिए, जिसका 11th छूट गया है तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला पैराग्राफ में कुछ टर्म सब है, आप लोग उस टर्म को देखिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा जी, ठीक है। पहला टर्म तो अभी हम उसको बोल ही दिए थे, ह्यूमन क्या है सर आपको, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। टाइम है कि चला गया जी? हेलो हेलो हेलो, है टाइम सर, कितना है? कितना सर मिनट है? 5 कितना मिनट, मिनट बता? 5 पाँच मिनट हो मिनट गया जी। अच्छा ठीक है, 2 मिनट याद से बता देना जब 2 मिनट रह जाए तो, नहीं तो दिक्कत होगा, नहीं तो हम ही बोलते रह जाए तो ज्वाइन नहीं हुए। ह्यूमन क्या होता है जी आपको, पहला देखो पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी का पढ़ा रहे हैं, बुक एनसीईआरटी है तो अंडरलाइन करते जाइएगा। ह्यूमन आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग का मतलब तुम लोग जानता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवी पेरस का भी मतलब आप लोग जानते हैं, बच्चे जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वीवी पेरस कहते हैं। तो पहले लाइन में तुम लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि इंसान एग नहीं दे सकता है, ठीक है, वो बच्चे जन्म देता है। अब एग नहीं देने का पीछे कारण क्या है ना, बच्चे जन्म देने का कारण क्या है, पहला चैप्टर में डील किए थे, इसे ज्यादा बच्चे का चांसेस है बचने का, है ना, वीवी पेरस कंडीशन में, ठीक है। एग नहीं दे सकता क्योंकि हम लोगों में फीमेल को ओवी पेरस कंडीशन में बच्चे का केयर नहीं हो सकता है जी, ठीक है। लार्ज एनिमल गिव आपको वीवीपेरस मोड, ह्यूज मोड ऑफ वीवीपेरस रिप्रोडक्शन, मतलब वीवीपेरस ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वो वीवीपेरस तरीके से बच्चे को जन्म देते हैं, तभी वो उसका बच्चा टिक पाएगा जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं ह्यूमन, जो आपको देख रहे हैं सर, आपको ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। इसी चैप्टर में हम लोगों को एक शब्द सुनने को मिलेगा, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस गैमिटोजेनेसिस क्या होता है, गैमिट के बनने की प्रक्रिया क्या नाम देते हैं हम लोग, गैमिटोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। गैमिटोजेनेसिस में हम लोग, इसमें हम लोग मेल गैमिट कैसे बनता है और फीमेल गैमिट कैसे बनता है, इसमें हम आपको, और मेल गैमिट बनाना हो तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और देखिए सबसे बेसिक बोर्ड वाले बच्चे के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, गैमिटोजेनेसिस का डेफिनेशन पूछ लेगा तो आप जवाब दे दोगे ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। अगर पर्टिकुलर करके पूछता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है तो बोल दोगे स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस माने होता है बनना, और एक होता है उजेनेसिस। उजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ओवम का बनना जी, ठीक है। जब ये हो जाएगा सर, ठीक है, तब हम लोगों को ये सुनना मिलेगा फर्टिलाइजेशन, है ना जी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, सुनने को मिलेगा। या गैमिट ट्रांसफर होगा, गैमिट ट्रांसफर में स्पर्म जाता है, हम लोगों में जो देखते हैं स्पर्म क्या होता है सर, वो मोटाइल होता है, और ओवम क्या एक जगह पर रुकी रहती है, और स्पर्म चल करके उसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ओवम क्यों नहीं चल के आई, ठीक है, वो एक जगह पे क्यों रुकी हुई है, स्पर्म को ही क्यों चलना पड़ा, इसके पीछे का लॉजिक होगा, जिसके कुछ ना कुछ लॉजिक होगा जिसको डील किया जाएगा कि ओवम स्टैटिक होता है, स्पर्म मोटाइल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा आपको जाइगोट बनाता है, ठीक है, मतलब ये स्पर्म ओवम जब मिल जाता है तब क्या बनता है, जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाके किसमें बदल जाता है, इम्ब्रायो में। हम लोग जो माँ के गर्भ में रहते हैं, इम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया को इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान हम लोगों में क्या होता है, एक सेल, जैसे जाइगोट क्या है सर, जाइगोट एक सेल का अवस्था होता है, जाइगोट आगे जाके 1 से 2 सेल में बदलता है, 2 से 4 सेल में बदलता है, और 4 से क्या होता है सर आपको 8 सेल में बदलता है, ठीक है। और 8 से सर क्या होता है 16, और 16 से 32 सेल अवस्था में आता है। देखिए 32 सेल अवस्था होता है ना, जो हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं, और 32 सेल स्टेज में जब आते हैं तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो अभी नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर से गया, तो आप इसको ये मेरायो कह दो, या इसका नाम ब्लास्टुला है, ये तो याद हो सकता है ना, ब्लास्टुला। इसी का दूसरा नाम आपको एनसीईआरटी बुक में दिया ब्लास्टोसिस्ट। मतलब जब जाइगोट बनता है तो एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको लगा कैसे, अब ये बताइए हमको ब्लास्टोसिस्ट का डेफिनेशन, तो कह सकते हो आप 32 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। क्या जी समझ आ रहा है? तुमको इतना क्यों जोर देना इस बात पे, है ना, ब्लास्टोसिस्ट सर ही 2 आप क्यों मिनट समझा बाकी रहे हैं। 2 मिनट बाकी, इधर रुक जाओ, कट करके फिर से ज्वाइन करो तो सब आदमी कट कीजिए तो, एक मिनट आते हैं सबको भी कट करके ज्वाइन करो तो। देखो आवाज आ रहा है, हेलो, यस सर आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट बस समझो, एक मिनट।
हम बोल रहे थे क्या आपको, ब्लास्टुला पे बात कर रहे थे जी, ठीक है। ब्लास्टुला पे इतना एनर्जी क्यों खर्च कर रहे हैं हम लोग? तो ब्लास्टुला वो समय होता है जब बच्चा माँ की दीवार से अटैच होता है। एम्ब्रायो आपको जो है ना, ब्लास्टुला जो होता है यूटेरस से अटैच होता है। जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, ये ऐसा कुछ यूटेरस होता है। आज यूटेरस से सर क्या होता है, बच्चा 32 साल की अवस्था में जब आता है तभी जाके चिपकता है, उससे पहले नहीं चिपक सकता है और उसके बाद भी नहीं चिपक सकता है। इसका कारण अंदर के जब चैप्टर में घुसेंगे तब बताया जाएगा। अभी बस तुम इतना रटोगी कि इम्प्लांटेशन किस स्टेज पे होता है। इम्प्लांटेशन एक नया टर्म फिर से आ गया, देखो एनसीईआरटी में होगा ये भी लाइन। ब्लास्टुला पहले लिख देते हैं, ब्लास्टुला। ये तो नहीं लिखा लेकिन ये लिखा हुआ है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? दो डिफिनेशन आपके पास है, अवेलेबल है। 32 सेल स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ये एम्ब्रायो एट दैट स्टेज व्हिच इम्प्लांट विद द यूटेरस। एम्ब्रायो का वो अवस्था जिसमें वो यूटेरस के दीवार से चिपकता है सर, उस समय को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और हमने कहा जब बच्चा माँ की दीवार से अटैच होता है इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन सब जानता है ना, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब सक्सेसफुल अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो टू द वॉल ऑफ ना आपको यूटेरस। यूटेरस के दीवार से जब बच्चा चिपकता है, इस घटना को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। सब अंदर में जब जाने मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन, जब चैप्टर में घुसेंगे तो ये बताया जाएगा आपको कि किस दिन और किस समय और कैसे बच्चा माँ की दीवार से अटैच हो जाता है, ठीक है। जब ये समझ में आ जाएगा इम्प्लांटेशन, तब उसके बाद एक प्लासेंटा आता है सर। जब लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, अबाउट 1 मंथ के हो जाते हैं, यानी 20 दिन के आसपास हो जाते हैं, तब जाके प्लासेंटा बनता है। तो प्लासेंटा क्या है, क्यों इतना रोल आप बता रहे हैं इसका? प्लासेंटा मम्मी की तरफ क्या है, टिश्यू है, या मतलब यानी कि ये बच्चे की तरफ का टिश्यू है? तो हम जवाब देंगे दोनों तरफ का टिश्यू है। माँ का भी टिश्यू इसमें इन्वॉल्व होता है और बच्चे का भी टिश्यू इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है जी। बिना प्लासेंटा के सर्वाइवल चांस नहीं होगा जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब ये सब भी जान जाएंगे तब हम लोग को ये पढ़ाया जाएगा है ना, जेस्टेशन पीरियड। जब हम लोग माँ के गर्भ में जितना समय बिताते हैं उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और एक समय आता है जब मम्मी की बॉडी से हम लोग बाहर आ जाते हैं, ठीक है। उस समय को क्या कहते हैं, है ना जी, आपको पार्चुरेशन के नाम से बुलाते हैं। देखो ये सब टर्म सब आया अनारायण की सबको तो पढ़ दें, वही देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ देते हैं। पहला पेज है ना, वी आर अवेयर दैट ह्यूमन आर सेक्सुअली और रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। अंडरलाइन कीजिएगा इसको। रिप्रोडक्शन इवेंट इन ह्यूमन आर इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या होता है, गैमिट का बनना, इसको गैमिटोजेनेसिस। ऑलवेज गैमिट का मतलब क्या, स्पर्म ओवम होता है, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, हाँ ये छूट गया हमसे, इंसेमिनेशन है ना। मेल के बॉडी से स्पर्म जब फीमेल के बॉडी में एंट्री करता है, इस घटना को इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन के बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये बोले थे हम। उसके बाद लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनता है, ये बात जानते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला प्रोडक्ट जाइगोट होता है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट आता है एंड इट अटैच टू द, लिखा आपको यूटेरिन वॉल, ये यूटेरस के दीवार से चिपक जाता है ब्लास्टोसिस्ट, है जी। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये इम्प्लांटेशन करता है ना। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है ना, जब हम लोग माँ के घर में रहते हैं तो बच्चे में बॉडी चेंज होता रहता है। इस एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट पीरियड को जेस्टेशन पीरियड के नाम से बुलाते हैं। एंड द लिखा डिलीवरी ऑफ है ना जी आपको बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। यू मे बी हैव आपको लर्न दैट रिप्रोडक्शन इवेंट आफ्टर प्यूबर्टी, ये भी बात हम लोग जान रहे थे, ये 10th क्लास में हम लोग सुने हुए थे कि प्यूबर्टी जब स्टेज आ जाता है ना, 15-16 साल के जब लड़का लड़की हो जाता है तब ये रिप्रोडक्टिव इवेंट शुरू हो सकता है। या पहला चैप्टर में तो बोले थे ना कि एक समय आता है जिसमें हम लोग जुवेनाइल फेज को पार करके है ना रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचते हैं। दे आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। लड़कों में अलग तरीके से रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है, लड़कियों में अलग तरह का रिप्रोडक्टिव इवेंट। एक और पॉइंट, लड़कों में जीवन भर स्पर्म बनता रहता है, जबकि लड़कियों में 50 साल की उम्र के आने के बाद स्पर्म बनने की प्रक्रिया रुक जाता है जी, ठीक है। ये लाइन भी आपको एक्सपोज किया यहाँ पे एनसीईआरटी ने। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। अंडरलाइन कीजिएगा इसको। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन ओल्ड एज, ओल्ड मैन, मतलब बुढ़ापा तक स्पर्म बनता ही रहता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज, मतलब फीमेल में ओवम बनना रुक जाता है जी। क्यों रुक जाता है, ये सब अंदर में है जवाब दिया हुआ, अभी फर्स्ट पेज से सब कुछ बोलना जरूरी नहीं है ना। फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, है ना। 50 साल के बाद कोई भी फीमेल मां नहीं बन सकती है ना जी। लेट अस एग्जामिन द लिखा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, है ना जी। हम लोगों को है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानना है आपको, किसमें, ह्यूमन बीइंग में जी, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग का क्या आएगा, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक टॉपिक आएगा जी, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम वो लिख देते हैं।
ऑब्वियसली ये सब किस टॉपिक के अंदर में गिना जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में गिना जाएगा जी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले की जो घटना घटती है उसमें आप लोगों को देखना है जी। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, अच्छा इसका सिलेबस बताइए क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है। देखिए इसमें 4 टॉपिक पहले आपको पढ़ना है। देखिए हम लोगों को इसमें असल में पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें एक टॉपिक आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन एक साफ सवाल उठता है कि सर ठीक है हम लोग जानेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन इससे पहले हम लोग को ये भी तो जानना चाहिए कि कैसे है ना अपने कौन से ऑर्गन है और कौन सा बॉडी पार्ट है जहाँ पे आपको ये सब बनता है। ठीक है, मतलब शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे स्पर्म तैयार होता है, कहाँ पे बॉडी पार्ट सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दिमाग लगाइए सब आदमी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सर वो कौन से ऑर्गन है जो है ना स्पर्म बनाता है सर। ठीक है जी, वो कैसे उसको ट्रीट करता है। तो हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब जानेंगे है ना। इसके अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर टेस्टिस होता है सर। ये टेस्टिस क्या है वो जानेंगे हम लोग है ना, टेस्टिस ये देखेंगे है ना। उसके बाद जब ये समझ में आ जाएगा तब हम लोगों को मेल एसेसरी डक्ट समझना है। 4 टॉपिक है, अभी स्पर्मेटोजेनेसिस से ही स्टार्ट होगा और आप प्री फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक सब याद करेगा 11th वाला, मतलब 11th का चैप्टर 1 वाला। तो हमने कहते प्री फर्टिलाइजेशन में पहले गैमीट बनता है फिर गैमीट का ट्रांसफर होता है। तो भाई ठीक है सर बनता तो है लेकिन पहले स्ट्रक्चर तो बताइए कहाँ पे ये सब बनता है। तो वही पहले हम लोग देखेंगे, एक टेस्टिस जानेंगे। उसके बाद मेल आपको यहाँ पे क्या देंगे, मेल एसेसरी डक्ट। ये एसेसरी डक्ट क्या होता है वो जानेंगे हम लोग, एसेसरी है ना, एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट स्पेलिंग क्या है, ये डबल सी है ना, मेल एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट जब ये जान जाओगे तो फिर हम लोग मेल एसेसरी ग्लैंड जानेंगे। हम लोग मेल एसेसरी ग्लैंड जानेंगे। और एक लास्ट टॉपिक है आपको मेल एक्सटर्नल जेनेटिला, बाहर से दिखने वाला ऑर्गन, मेल एक्सटर्नल जेनेटिला। इसमें मेल में आपको एक ही एक्सटर्नल जेनेटिला होता है जिसका नाम कैसे आपको पेनिस, दैट इज पेनिस। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। और ये तीनों चीज जो देखते हैं ये बॉडी के अंदर की ओर होता है। ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी डक्ट और पेयर टेस्टिस है ना जी, ये सब देखेंगे। तो तब जब ये सब जब जान जाएंगे हम लोग तब हम लोग को ये बताया जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है जी। ठीक है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस समझ आओगी तब हम लोग को इसी टॉपिक पे ये भी डील करना है कि सर ये आपको है ना आपको हार्मोन के कंट्रोल में होता है ये सब कुछ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके कंट्रोल में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चैप्टर 22 में ये बात बताए हुए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंट्रोल बाय हार्मोन। वो कौन कौन से हार्मोन है जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय हार्मोन, ये जानेंगे। ये भी VBI और मेडिकल के नजर सब पढ़ेंगे हम लोग। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा इसी बुक में ये हम लोग पढ़ेंगे सर आपको बोर्ड के नजर से, बोर्ड के नजर से भी और मेडिकल के नजर से भी। मेडिकल में भी पूछे हुआ क्वेश्चन और बिहार बोर्ड में भी खूब पूछता है, 5 नंबरी क्वेश्चन है ये है ना। मेल स्पर्मेटोजेनेसिस के बहुत पूरा लिखने के लिए कैसे कितना स्टेप में आपको स्पर्म बनता है वो सब जानेंगे इसमें है ना। तो जब ये सब समझ जाएंगे हम लोग तब एकदम लास्ट टॉपिक आएगा है ना, आपको पिक्चर बनाना किसका, स्पर्म का। स्पर्म कैसा दिखता है उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम ऑफ स्पर्म। मतलब इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। बहुत छोटा टॉपिक है, 2 या 3 क्लास में हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं जी। ठीक है, डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सॉरी मेल स्पर्म है ना जी। मेल स्पर्म को हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी बुलाते हैं, असली बायोलॉजिकल नेम स्पर्मेटोजोआ भी है जी। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। जा रहा जी बात में, आवाज जा रहा है जी सबको। तो शुरू कर देते हैं हम लोग, टॉपिक स्टार्ट करते हैं बात करना। देखिए हम लोग में जो बॉडी का जो सेक्शन है जैसे इसको हेड कहते हैं, ये थोरैक्स हुआ। ठीक है ना, आपको एब्डोमेन होता है और जहां पे हम लोग बेल्ट लगाते हैं जहां पे हम लोग किडनी होता है सर, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पेल्विक कैविटी के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, शुरू कर रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट भी हो गया है ना जी। तो एक होता है सर कमर का रीजन जिसको हम लोग पेल्विक रीजन कहते हैं। तो सर टेस्टिस कहाँ होता है, तो पेल्विक रीजन में होता है सर। और पेल्विक रीजन में सर ये आपको अटैच रहता है सर कहीं से जी। ठीक है, जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं है ना जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू कर दिए। और हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं सर, ठीक है, जैसे मान लीजिए सर ये एब्डोमेन हुआ, ये आपको क्या हुआ, एब्डोमेन। इसको थोड़ा सा देख के नाम दे दो एब्डोमेन। एब्डोमेन में पेट का इलाका हुआ है ना, एब्डोमेन। तो एब्डोमेन जो देखते हैं सर उसी के निचला हिस्सा में देखते हैं जहाँ पे पेल्विक रीजन स्टार्ट होने वाला है। किडनी जो देखते हैं हम लोग, ठीक है,
तो किडनी के ऊपर में रहता है सर टेस्टिस। जब बच्चा माँ के गर्भ में 6 महीना के आसपास रहता है तो टेस्टिस कहाँ पे पाया जाता है? तो किडनी के बगल में पाया जाता है जी, ठीक है। लेकिन सर एक प्रोसेस के दौरान जब 6ठा से 7वां महीना में बच्चा एंट्री करता रहता है तो एक प्रोसेस के दौरान ये दोनों किडनी के सर ये दोनों टेस्टिस जो होता है ना सर, मतलब बहुत छोटा भी है, ठीक है। मतलब एक कहा जाए तो एक कंचे जितना बड़ा होता है या 2 से 3 मिलीमीटर का होता है ये, ठीक है। और 2 से 3 मिलीमीटर का टेस्टिस जो होता है सर, एक प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एक खास पाउच में आता है सर। उस पाउच का नाम क्या सर? स्क्रोटम के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। टेस्टिस जो देखते हैं, ठीक है, हम लोग एक्चुअली में जब देखते हैं सर बच्चे में, मेल में, टेस्टिस जब वो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब ये किडनी के पास पाया जाता है सर, ठीक है। और इसको एक खास प्रोसेस के दौरान एक खास सैक में लाया जाता है जिसका नाम क्या आपको स्क्रोटम सैक होता है, ठीक है। स्क्रोटम सैक होगा, स्क्रोटम सैक में आपको टेस्टिस आता है सर, ठीक है। कोई एक प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस से यहाँ पे पहुंचता है सर। एक इधर पहुंचेगा टेस्टिस और एक इधर पहुंचेगा टेस्टिस, और दोनों में कंपार्टमेंट होता है सर, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं हो सकता है, दोनों सेपरेट कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं सर, ठीक है। अगर इसको शॉक एंड जर्क ना लगे, इसमें फ्लूइड होता है जी, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं आपको स्क्रोटम फ्लूइड होता है जी, ठीक है। ये स्क्रोटम फ्लूइड देखते हैं, इसमें हम लोग स्क्रोटम फ्लूइड आपको होता है सर, ठीक है, जिसमें ये है ना फ्लोट कर रहा होता है जी, ठीक है। ये अपने जगह पे स्टेबल रहे इसके लिए सर क्या होता है, टेस्टिस से एक खास तरह का फाइबर निकलता है सर, है ना जी। ये फाइबर क्या करता है सर, इसको टेस्टिस को अपने जगह पे टिकाए रखता है जी, ठीक है। जैसे स्टैंड हुआ ना, तो वैसे स्टैंड होता है जिसका नाम क्या है, जुबरनाकुलम। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? जुबरनाकुलम, ठीक है। फिर से सुनो, ठीक है। देखिए हम लोग अभी यहाँ पे बोर्ड पे सिलेबस लिखे तो क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, एक जोड़ा टेस्टिस के बारे में पूरा जानकारी दीजिए सर आप। हम लोग को बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस जानना है, पहले 1 पेयर टेस्टिस के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे, ठीक है। और जब ये समझ में आ जाएगा तब हम लोगों को क्या जानना है सर, है ना, तब हम लोग को मेल एसेसरी डक्ट जानना है। तो ये कहाँ पे होता है, ये क्या है हमको बताइएगा। फिर मेल एसेसरी ग्लैंड जानेंगे हम लोग, ठीक है। जब मेल एसेसरी ग्लैंड जब समझ आए तो मेल एक्सटर्नल जेनेटिला जानेंगे, मेल एक्सटर्नल जेनेटिला। ये पहला पेज जो देख रहे हैं उस साइड में जब हम चलेंगे एनसीईआरटी बुक में, वो यही सब चीजों को डील किया है जी, ठीक है। मेल एक्सटर्नल जेनेटिला, और जब मेल एक्सटर्नल जेनेटिला हम लोग इसको मतलब पेनिस होता है जी, ठीक है, ये जानेंगे हम लोग। तब हम लोग जानेंगे स्पर्म कैसे बनता है उसके बारे में जी, ठीक है। तो अभी हम लोग का टॉपिक क्या आ चुका है ना, टेस्टिस टॉपिक आ चुका है जी, ठीक है। टेस्टिस एक प्लूरल वर्ड है जी, ठीक है। इसका मतलब दो होता है, 2 टेस्टिस। मतलब ह्यूमन बीइंग में क्या होता है सर, आपको 2 टेस्टिस होता है जी, ठीक है, 2 टेस्टिस होता है जी, ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको कि सर अगर एक रहता तो यानी एक बुलाना रहता, एक टेस्टिस को कॉल करना तो क्या कहें, टेस्टस कहेंगे, टेस्टर। ये सिंगुलर हो जाएगा और ये प्लूरल। ये सब सेम साइंस प्लस के बच्चे सबसे पूछा जाता था, मतलब जब कॉलेज क्लास करते ना, उससे क्लास तो बहुत कम करता है फिर भी, तो ये सब पूछ के टाइम पास कर लेता है, टेस्टिस क्या होता है, टेस्टस क्या होता है। तो आप बोल दिया सिंगुलर प्लूरल होता है और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। अब मुद्दा ये है सर, ये पेयर ऑफ टेस्टिस आपको कैसा दिखता है, ओवल शेप में दिखता है, ठीक है। ह्यूमन में टेस्टिस कैसा शेप में होता है, ओवल शेप, अंडे आकार में होता है, ओवल शेप में होता है, ठीक है। देखिए साइज और लेंथ याद करने की जरूरत नहीं, ना ही वेट याद करने की जरूरत है, लेकिन एक इमेजिनेशन हो जाए ना, इसलिए एनसीईआरटी लिखता है क्या हम बताएंगे आपको, ठीक है। मतलब साइज लेंथ है ना, इतना आपको मेडिकल में नहीं पूछता कि ये इतना लंबा क्या होता है, इसका लेंथ बताइए, ठीक है। बस आपको ना, हेलो आवाज आ रहा है, हेलो आ रही है। हाँ तो देखिए, तो हम बता रहे थे आपको टेस्टिस जो देखते हैं ओवल शेप होता है, इसका साइज एनसीईआरटी में जो लिखा हो है ना 3 से 4 सेंटीमीटर होता है सर आपको लंबाई में, 3 से 4 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ा नहीं, इतना ही बड़ा होगा सर, 3 से 4 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है जी, ठीक है। तो आपको 3 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होगा, विड्थ भी होगा कुछ लिखा 1 से 2 सेंटीमीटर का लेंथ, 3 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होगा, 1 से 2 सेंटीमीटर विड्थ होगा। अगर डाटा आगे भी होगा तो आप एनसीईआरटी का भी डाटा देख सकती हो, है ना जी। और इसका कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है जी, ठीक है। लगभग आपको कहा जाए तो सर ये 10 से 15 ग्राम का होता है ये, ठीक है, टेस्टिस, ठीक है। जिसमें हम कहना चाहे टेस्टिस का आपको वेट 10 से 15 ग्राम के आसपास में देखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर यहाँ पे, ठीक है, कि सर जब लोग जो टेस्टिस जो देखते हैं सर, ठीक है, ये आपको कहाँ मौजूद रहता है सर, जब शुरुआत से बात करा जाए तो सर शुरू से, मतलब कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो टेस्टिस किडनी के पास होता है, लेकिन एट द इनसाइड द मदर बॉडी, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी टेस्टिस सर कहाँ आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। क्यों आ जाता है, इसी पे भी हम लोग अभी डिबेट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा टेस्टिस का लोकेशन तो ये नहीं बोलेगा कि माँ के गर्भ में किडनी के, जब पूछा जाए जब बच्चा माँ के गर्भ में तब कहा तब बोलोगे किडनी के पास, नहीं तो लोकेशन आप सीधे मानिएगा इन स्क्रोटम साइट। लोकेशन कहाँ होता है सर, इन
स्क्रोटम, स्क्रोटम सैक के अंदर में होता है, स्क्रोटम सैक के अंदर में टेस्टिस पाया जाता है। अब ये स्क्रोटम सैक क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के है ना जस्ट बाहर की तरफ एक आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है सर। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, समझाने के लिए फोटोग्राफ ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी है, बॉडी का एक हिस्सा हुआ, एब्डोमिनल कैविटी कहो या पेल्विक कैविटी कहो, बात बराबर रहेगा, है ना। और एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम देते हैं सर आपको स्क्रोटम। इसी का नाम क्या पड़ता है आपको, स्क्रोटम के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है ना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है। और हमने ये भी कहा अभी थोड़ी देर पहले कि सर स्क्रोटम के अंदर में दो सेक्शन होता है सर, एक सेक्शन आपको राइट होगा या लेफ्ट होगा। देखिए इसको जब भी हम लोग बायोलॉजी में पिक्चर बनाते हैं ना तो अपने पर लेके चलते थे, ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा जी, ठीक है। इसको हम लोग राइट साइड कहेंगे और इसको हम लोग लेफ्ट साइड कहेंगे जी, ठीक है। दोनों को सेक्शन बटा हुआ है सर। इसका इसमें भी फ्लूइड होता है, स्क्रोटम फ्लूइड कहते हैं, इसमें भी स्क्रोटम फ्लूइड होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्रोटम फ्लूइड शॉक एंड जर्क से बचाता है। और ये टेस्टिस है ना सर, आपको स्क्रोटम के दीवार से जुड़े रहने के लिए एक खास तरह का फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इस खास तरह के फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन का नाम क्या है, जुबर्नाकुलम। ये नोट्स में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नोट्स देखिएगा, नोट्स में कहीं पे आपको ये बात जरूर लिखे होंगे, ठीक है। जुबर्नाकुलम, जुबर्नाकुलम देखते हैं, स्पेलिंग देख लेना वहां से। जुबर्नाकुलम जो देखते हैं ये आपको क्या करता है, टेस्टिस को पकड़ के रखता है। ये पूछा जा सकता है आपसे मेडिकल में क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट पे गौर करते हैं सर, ठीक है सर। जो आप कैसे समझ गए, ये राइट साइड का टेस्टिस है, ये लेफ्ट साइड का टेस्टिस है सर। इसका साइज में भी डिफरेंस होता है, पोजीशन में भी डिफरेंस होता है जी। और थोड़ा सा बड़ा, इतना छोटा होगा, इतना बड़ा होगा, ऐसा कुछ, ठीक है जी। तो यहाँ फिर देखिए, यहाँ पे हम बताना फिर से एब्डोमिनल कैविटी है ये। और उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, ये स्क्रोटम साइड की इधर का जो टेस्टिस होता है सर, ये थोड़ा छोटा होता है जी, और 1 सेंटीमीटर नीचे होता है जी, ठीक है। अगर स्क्रोटम साइड को एक परफेक्ट स्फेरिकल मान लिया जाए तो सर राइट साइड का टेस्टिस क्या होता है, थोड़ा नीचे होता है। लेफ्ट साइड का टेस्टिस थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर होता है जी, ठीक है। ये साइज में भी थोड़ा बड़ा होता है, ये हल्का छोटा होता है जी, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ थोड़ा देर बाद जानेंगे हम लोग। पर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है सर दोनों के बीच में, 1 सेंटीमीटर का आगे पीछे होता है सर, ठीक है। ये बात कहीं पूछते हाँ, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा क्या कि जब है ना, एक्चुअली में तुम लोग के दिमाग में अब ये चल रहा है सर, स्क्रोटम मतलब ये सही पोजीशन है क्या, यहीं पे टेस्टिस रहता है बचपन से ही? नहीं, इसका मतलब ये यहाँ नहीं रहता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो किडनी के जस्ट ऊपर में पाया जाता है सर, यहाँ पे आपको टेस्टिस पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। इधर का किडनी थोड़ा नीचे की ओर झुका रहता है। अब इधर का किडनी नीचे की ओर क्यों झुका रहता है, क्योंकि इधर लीवर रहता है हम लोग का। लीवर की वजह से देखिए राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है। लीवर क्या होता है, ज्यादा जगह लेता है। हम आपको बताएंगे, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में 1.5 kg का लीवर होता है। ये लीवर क्या करता है ना, इधर किडनी को, इधर के ऑर्गन को प्रेस करता है नीचे की तरफ, जगह कम देता है सर। इसलिए हम लोग का राइट किडनी भी छोटा होता है, और साथ साथ टेस्टिस भी क्या होता है सर, छोटा होता है जी। समझना राजम क्या, लीवर की वजह से इसका कारण आपको छोटा बड़ा होता है जी, ठीक है। और ये आपको क्या होता है, छोटा होने के कारण जब यहाँ पे होता है तो साइज में क्या होता है, कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है जी। दिमाग लग रहा है जिम, आपको एक लड़का पूछ देगा कि भाई क्या है 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लीवर। इधर का किडनी थोड़ा नीचे झुका होता है। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना तो इसका राइट किडनी हम लोग का थोड़ा नीचे रहता है, लेफ्ट किडनी क्या रहता है, थोड़ा ऊपर रहता है जी, ठीक है। समझना, मतलब दोनों आमने सामने नहीं रहता हम लोग का किडनी, ठीक है जी। और ये डिफरेंस कितना का होता है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है इस दोनों के बीच में भी, यहाँ पे भी, ठीक है। क्लियर हुआ जिम क्या बोला था। अब हम लोग आपको ये बता चुके हैं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तब कहाँ रहता है सर, आपको टेस्टिस किडनी के पास रहता है सर, ठीक है। तो सर वही रहता आया किधर, ठीक है। तो जवाब दे रहे हम आपको, देखिए स्पर्म बनाने के लिए ना है ना 34 से 34.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, ठीक है। 34 डिग्री सेल्सियस से ना 34.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जबकि ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है ना 37 डिग्री से होता है। हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्म कभी नहीं बन पाएगा जी, ठीक है। इमेजिनेशन करो कि ये होगा एब्डोमेन। हम आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें हमने ये समझा दिया है कि एब्डोमेन का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री से। ये कौन सा पार्ट है, एब्डोमेन। देखिए हम बार बार एब्डोमेन बोले हैं क्योंकि नोट्स में एब्डोमेन लिखा हुआ है, और पेल्विक कैविटी भी लिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझे ना, दोनों एक ही बात होगा यहाँ पे अभी, है ना। एब्डोमेन, एब्डोमेन और एब्डोमेन का तापमान कितना होता है 37 डिग्री से। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है, अबाउट 6 मंथ का ही आसपास से जब बच्चा रहता है, तो सर उसमें आपको यहाँ पे टेस्टिस पाया जाता है सर। लेकिन सर ये जानता है इसका ब्रेन कि भाई यहाँ पे रह जाओगे और यहीं पे बड़ा होने लगोगे
तो आगे आपको नहीं की दिक्कत होगा स्पर्म बनाने में भी, ठीक है। टेम्परेचर वैसा नहीं मिल पाएगा अभी, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर कम चाहिए इसको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस हम बता दिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म रेस्ट हो रहा है। हाँ? नहीं जा रहा है, पानी पिएगा? हाँ? एक मिनट रुको। एक मिनट। एक मिनट में आ रहे, रुक जाओ। आवाज आ रहा है? देखो तो, हेलो, आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक। तो देखो हम बता रहे थे कि आपको कि एब्डोमेन में ही क्यों नहीं रह जाता टेस्टिस। इसका लॉजिक ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस आपको टेम्परेचर रिक्वायर देखो, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस टेम्परेचर रिक्वायर 2 to 2.5 degree lower temperature than 2 to 2.5 degree lower temperature than body temperature बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। दिमाग लग रहा है क्या बोलना चाहे। तो सर जितने भी मैमल्स हैं, ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स का नाम लोगे, ऑल मैमल्स, कुछ को छोड़ करके, ऑल एक्सेप्ट फ्यू को छोड़ करके, ठीक है जी, आपको ऑल मैमल हैव 37 डिग्री सेल्सियस ना, 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर। तो तुम लोग दिमाग लगा लिया होगा कि जितने भी मैमल होते हैं सब में स्क्रोटम होता है, और स्क्रोटम में क्या होता है? टेस्टिस होता है, ठीक है। तो हो गया जी, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो तुम लोग भी आप लॉजिक लगाओ कि हम लोगों में भी क्या देखते हैं कि सर टेस्टिस को कहाँ आना चाहिए? स्क्रोटम में आना चाहिए। सर स्क्रोटम में क्या हो जाता है? स्क्रोटम का जो दीवार होता है ना, ये आपको क्या बनता है? क्रीमेस्टर मसल्स का बनाता है, ठीक है, और डार्टेंट मसल्स का बनाता है। ये जो दीवार देखते हैं ये एक खास तरह के मसल्स का बनाता है, क्रीमेस्टर मसल्स है ना जी, क्रीमेस्टर मसल्स और एंड डार्टन, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन पूछता है जी हम क्या कर सकते हैं, चक्र में कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी जाता है जी, ठीक है। डार्टेन मसल्स का भी बना होता है जी, ठीक है। ये मसल्स क्या करता है? सिकुड़ता और फैलता रहता है, और अपने हिसाब से टेम्परेचर को क्या कर लेता है? मैनेज कर लेता है। स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है सर? 35। देखो ना, कॉमन सेंस ना, हम जान उसके एनसीईआरटी का लैंग्वेज लिखे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर, तो 37 में से 2 से 2.5 हटाएगा तो कितना होगा जी, ठीक है, 35 होगा, नहीं तो 34.5 नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस से 34.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का। तो सर ये कैसे प्राप्त कर लेता है? स्क्रोटम में ऐसा क्या लॉजिक आ जाता है कि इसको 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल जाता है? इसका लॉजिक है सर, इसके पास क्रीमेस्टर मसल्स होता है और डार्टेन मसल्स होता है ना जी। ये क्रीमेस्टर मसल्स, डार्टेन मसल्स फैलता और सिकुड़ता रहता है, और फैलने और सिकुड़ने के कारण क्या होता है ना, टेम्परेचर को क्या कर लेता है? ये मेंटेन कर लेता है। जो टेम्परेचर स्पर्म बनाने के लिए है
उस टेम्परेचर को वो क्या कर लेता है सर, ऑक्यूपाई कर लेता है जी। ठीक है, दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इसीलिए तुम लोग समझ गए हो कि एब्डोमेन में टेस्टिस नहीं ठहरता है, ब्रेन इसका यहाँ बाहर निकाल देता है, कहाँ ले आता है, स्क्रोटम में ले आता है जी। ठीक है, अगर कोई लगता है कि सर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसका टेम्परेचर शुरू से 35 डिग्री सेल्सियस हो, तो सर उसमें क्या टेस्टिस को स्क्रोटम में आना जरूरी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना जी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी टेम्परेचर है ना क्या रहता है सर, आपको 35 डिग्री सेल्सियस पहले से हो या 34 डिग्री सेल्सियस पहले से हो, तो सर उसके अंदर में टेस्टिस क्या आता है, एब्डोमिनल में ही रह जाता है। अब आपको वही सब नाम याद करना है कि कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें टेस्टिस एब्डोमिनल होता है। एब्डोमिनल टेस्टिस, समझ में आया? एब्डोमिनल, ये नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स जिसके सामने में तो अपना नोट्स देखिए, नहीं है तो अपना कॉपी में लिखना शुरू कर लीजिए। एब्डोमिनल, है ना जी, एब्डोमिनल आपको टेस्टिस, है ना जी। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एब्डोमिनल टेस्टिस होता है? तो इसका पहला एग्जांपल जो तुमको याद ही रखना है, एलिफेंट। एलिफेंट में स्क्रोटम नहीं होता है सर, है ना जी। स्क्रोटम होता है लेकिन स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं होता, उसका टेस्टिस पेट में ही होता है सर, एलिफेंट में। आपको लड़का लॉजिक लगाओ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एलिफेंट में, है ना, एब्डोमिनल टेस्टिस होता है, पेट के अंदर में ही टेस्टिस पाया जाता है। इसका लॉजिक क्या है? इसका एलिफेंट का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस का, पूरा शरीर जो हाथी का है वो उसका शरीर 35 डिग्री सेल्सियस का, तो उसमें स्क्रोटम का कोई रोल नहीं होगा जी। क्या नहीं जा रहा बात समझे? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एक सवाल जवाब मिला ना जी कि एब्डोमेन से क्यों यहाँ तक आया, जवाब है स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए आया है सर। क्यों? क्योंकि सर इसको 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए जो स्क्रोटम सैक ही दे सकता है अपने आप को श्रिंक करके या कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करे। वैसे भी एलिफेंट के अलावा भी कोई है क्या जो एब्डोमिनल टेस्ट है? ऑल एक्वेटिक मैमल, ऑल एक्वेटिक, पानी में रहने वाले जितने भी मैमल हैं, ऑल एक्वेटिक, देखो नहीं लगा, ऑल एक्वेटिक मैमल। ऑल एक्वेटिक मैमल करने का क्या मतलब हुआ ना जी? वेल, है ना जी, डॉल्फिन, सील, और भी बहुत कुछ होता है जी। ठीक है, इसी लिख देते हैं, है ना जी। आप लोग सुनते हैं डॉल्फिन का नाम, वेल का नाम, है ना जी। ये सब एक्वेटिक मैमल है। मैमल समझ रहे हो, जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसको मैमल कहते हैं। तो ये सब मैमल है। सर इस सब का मैमल में जो देखिए इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। एक और बात है जी, ठीक है, प्रोटोथेरियन, प्रोटोथेरियन, प्रोटोथेरियन में हम आपको पढ़ाए हुए हैं, आपको एग लेइंग मैमल, अंडा देने वाला मैमल, एग लेइंग मैमल, एग लेइंग मैमल। ठीक है, टाइम है कि खत्म हो गया जी? हेलो है सर, अभी टाइम है। हाँ बता देना, नहीं तो नहीं ठीक है। अब प्रोटोथेरियन, अंडा देने वाला मैमल, इसका एग्जांपल याद कीजिए आप लोग। इसका नाम था श्रीव, याद आ रहा है जी, श्रीव। एक था डकबिल प्लेटिपस, है ना, इसको हम लोग याद है ना जी, डकबिल प्लेटिपस। हम सीधे प्लेटिपस सीख रहे हैं। ये सब हार्ड लेवल का तैयारी करो तो लिखते जाओ इस सब एनसीईआरटी में या कहीं पे नोट्स बना करके, है ना। प्लेटिपस, है ना जी, प्लेटिपस, प्लेटिपस, प्लेटिपस नाम का जो देखते हैं मैमल, उसके अंदर में भी सर क्या आता है, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है जी। ये सब मैमल है जी। ठीक है, दिमाग लगाइएगा। और एक और इक्विडिना, इक्विडिना, ये सब भी है। चमगादड़ में क्या देखते हैं, जब उसको बच्चे जन्म देने का जो सीजन आता है तब टेस्टिस उसके शरीर से बाहर आता है, मतलब स्क्रोटम में आता है। नहीं तो सर ये टेस्टिस कहाँ चला जाता है ना, तो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। ठीक है, बैट में क्या देखते हैं, बैट, इन बैट टेस्टिस कम इन स्क्रोटम, स्क्रोटम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। जब बच्चे जन्म देने का मौसम होगा तब ये इसमें आएगा जी। ठीक है, अदरवाइज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, नहीं तो ये कहाँ रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है जी, है ना जी। जा रहा है आवाज, सही से जा रहा नाम, अजमत जा रहा आवाज? यस सर। तो ये सब बात हम लोग देख रहे हैं जी। ठीक है, अब फिर से आ जाइए पुराने पॉइंट पे कि सर ठीक है एब्डोमिनल कैविटी से यहाँ, लेकिन आप किसी लड़के को मन में सवाल होगा, सर नहीं आ पाया तब कोई कारण ऐसा हो गया जिस वजह से टेस्टिस नहीं आ पाया। ठीक है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर उसके स्क्रोटम को टच करके फील कर लेता है इसमें आपको टेस्टिस आया है कि नहीं आया। ठीक है जी, और डॉक्टर ये फील होता है कि भाई टेस्टिस आया ही नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर 1-2 दिन इंतजार करता है, 1-2 दिन इंतजार करके देखता है कि भाई आज न कल तो आ ही जाएगा। मतलब ये नहीं है कि सर आपको माँ के गर्भ में टेस्टिस आ जाता है स्क्रोटम के। कभी कभी ऐसा केस भी होता है कि सर जन्म लेने के बाद, बच्चे के जन्म हो जाने के बाद भी आपको टेस्टिस अंदर की ओर आता है। ठीक है, समझ रहा है, मतलब स्क्रोटम की ओर आता है। ठीक है, डॉक्टर इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि नहीं अभी तक आया। ठीक है, तब डॉक्टर क्या आता है, कुछ मसाज करता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट करता है, किडनी के पास ऐसे टच करता है उसको कि सर वो टेस्टिस को ना धकेल सके। हो सकता है फैट जमा हो गया हो, है ना, यहाँ पे फैट जमा हो गया हो, तो इस वजह से नहीं आ पा रहा हो। ठीक है जी, या और भी कोई लॉजिक हो सकता है। ठीक है,
तो फिर डॉक्टर ये क्या करता है, ठीक है, देखता है कि नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है ना जी, 1 सप्ताह हो गया नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये बच्चा खराब हो जाए ना जी। इसलिए से डॉक्टर एक रिस्क लेता है, या रिस्क ले सकता है इस तरह का दवा, इसको एक हार्मोन देता है, जिस हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देने से क्या होता है, टेस्टिस यहाँ आ जाता है। मतलब इसका इलाज है सर, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ये कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यही है कि माँ को एक्टिव होना पड़ेगा उस टाइम में। गाँव देहात में अगर माँ है तो अपने बच्चे को जब ऐसे देखेगी तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर उसको टेस्टोस्टेरोन का सुई देगा, और टेस्टोस्टेरोन की सुई देने से, टेस्टोस्टेरोन की सुई देने से भी आपको टेस्टिस आ गया होगा। तो लोग समझ गए होगा। अगला किसी के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर आता क्यों नहीं है, तो जवाब ये हो सकता है या तो फैट जमा होगा, या नहीं तो सर क्या टेस्टोस्टेरोन की कमी पड़ गया होगा। जब बच्चा माँ के घर में, तो माँ को ऐसा खाना नहीं मिला जिससे उस बच्चे के अंदर में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बन सके। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है सर, चलिए फिर भी नहीं आया सर, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देने के बाद भी नहीं आया, तब सर इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिप्टोकार्डिन के नाम से आते हैं। ठीक है ना जी, क्रिप्टोकार्डिन, देखो तो नोट्स में लिखा हुआ है क्रिप्टोकार्डिन। इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, क्रिप्टोकार्डिन के नाम से आते हैं, जिसमें टेस्टिस नहीं आ पाता, फेलियर ऑफ टेस्टिस वन और बोथ इज नोट्स में होगा क्रिप्टोकार्डिन, है ना जी। ये देख रहे हैं हम लोग क्रिप्टोकार्डिन, तुमने लिखी कि नहीं नोट, मुहूर्त निकालेगी, हाँ क्या पैसा देगी तब दूंगी। अच्छा ठीक है, मात्र 1-2 ही पीस बचा है, तुम लोग लेगी कि नहीं, ला रहे पैसा, हाँ। तो हम बता रहे थे आपको क्या, कि अगर टेस्टिस नहीं आ पाया ना, इफ टेस्टिस नॉट, ना आपको लिखा आपको नॉट फाउंड इन स्क्रॉटम, सच आपको लिखा कंडीशन इज कॉल्ड सच कंडीशन। इलाज था सर, इसका ऑपरेशन भी हो सकता है, मतलब सर लेकिन बच्चा पे ऑपरेशन कैसे किया जाएगा यही नहीं समझ आता है। एक लड़के एक बार डिबेट कर ली थी हमसे, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता ऑपरेशन, हम कहे नहीं होता, तो मैंने जबरदस्ती उसका तो यूट्यूब पे नहीं क्या था, गूगल सर्च करके दिखा। और अगर डॉक्टर से पूछेगा ना, कहते इस पे इलाज करना बहुत मुश्किल, बच्चा छोटा ही है अभी, 7 दिन का ही बच्चा है, आप टीका लगाइएगा तो बच्चा केयर कर लेगा अपने आप को, कैसे, ठीक है जी। इसका इलाज नहीं है, मसाज किया जा सकता है या सुई दिया जा सकता है ना। इफ टेस्ट इज नॉट फाउंड इन स्क्रॉटम, सच कंडीशन इज कॉल्ड, इस घटना को क्या कहते हैं, क्रिप्टोकार्डिन के नाम से बुलाते हैं, क्रिप्टोकार्डिन के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, कार्डिन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बात गौर कीजिए कि सर टेस्टिस का रोल क्या है सर। ठीक है, हम लोग के बॉडी में, मेल बॉडी में टेस्टिस का क्या रोल है, तो टेस्टिस का 2 रोल है। ठीक है, एक रोल क्या है सर, ये स्पर्म बनाता है। ठीक है, किसे माइक ऑफ कर लो, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, और एक काम क्या करता है सर, आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है सर। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़के में लड़के वाली बात लाता है। ठीक है, कोई भी मेल जैसा क्यों होता है, या मेल जैसा फीचर उसमें क्यों आता है, तो उसके पास टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। तो सर ये 2 काम के लिए टेस्टिस अपॉइंटेड है बॉडी में। ठीक है, और पॉइंट क्या है सर, कि जिसको क्रिप्टोकार्डिन हो जाएगा सर, तो उसके लिए क्या दिक्कत है सर, उसके लिए ये दिक्कत है सर आपको, सर वो आपको कभी भी सर स्पर्म नहीं बनाता है, नॉट फॉर्म स्पर्म, ये स्पर्म नहीं बना सकता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है सर। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का हमको ये समझाए कि सर एगो आया एगो नहीं आया, तब भी बना लेगा, मतलब एक टेस्टिस भी काफी है ना रिप्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए। कोई पर्सन ऐसा मिला जिसको एक ही टेस्टिस स्क्रॉटम में, फिर भी वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है और नॉर्मल तरीके से बच्चे को जन्म दे सकता है, क्योंकि एक टेस्टिस भी एक दफा में 100 करोड़ स्पर्म बनाता है। ठीक है, 2 टेस्टिस मिल करके 200 करोड़ स्पर्म बना रहे हैं, 200 करोड़ बोल रहे हैं। ठीक है जी, सॉरी 200 मिलियन, मतलब 20 करोड़, सॉरी 20 करोड़ स्पर्म बनाता है। ठीक है, 20 करोड़ स्पर्म बना के देता है, फर्टिलाइजेशन में तो एक ही स्पर्म चाहिए होता है। ठीक है, तो लड़का में लड़का वाली बात रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए एक कहना है चाह रहे हैं कि आपको कोई लड़का क्रिप्टोकार्डिन का आपको पेशेंट है, तो उसके लिए स्पर्म तो नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म स्पर्म, बट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, बट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, यही है मतलब। और कोई पेशेंट सामने में है क्रिप्टोकार्डिन का पेशेंट है, इसका मतलब वो लड़की जैसा दिखेगा, फुल्ली लड़के जैसा होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अभी भी उसके अंदर में निकल रहा है, पर वो स्पर्म नहीं बना पा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर उसको फ्रेंडली नहीं मिल पा रहा है जी, दिमाग लग रहा है जी, बट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फॉर्म होगा सर। ठीक है, मतलब आपको ये क्या हुआ प्रॉब्लम कि सर टेस्टिस और क्रिप्टोकार्डिन मतलब नहीं जा पाए नीचे, तो टेस्टिस यहीं पे बड़ा हो जाएगा सर। यहाँ पे बड़ा होने से सर दिक्कत क्या है इसके साथ, 37 डिग्री सेल्सियस के होने के कारण स्पर्म नहीं बना पाएगा, पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, समझा ना जी, कोई भी हार्मोन टेम्परेचर से जल्दी मतलब नहीं रखता, खाली हाइपोथैलेमस थोड़ा बहुत मतलब रखता है। ठीक है, मतलब
हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो देखते हैं नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। समझा रहा जी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसी को दिक्कत ना होना पूछने में या समझने में। टेस्टोस्टेरोन मतलब लड़कों से निकलने लायक हार्मोन है, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्या हुआ? 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट बाकी है। तो सर ये हार्मोन है ना सर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलने के कारण, ठीक है, रुक जाओ, इसको इंडी करेंगे, है ना, उसका आगे क्लास। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो देखते हैं, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है सर, आपको नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रहा है क्या कहना है? देखो अब इतना जो पढ़ा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम जो आपको बता रहे थे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और है ना, ये सब जो नाम सब लिए थे, ठीक है, जिसमें हमने क्या बताया था, एब्डोमिनल कैविटी, है ना, ये सब आपको समझ में आ रहा है जी, है ना। एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्रिप्टोकार्डिन, है ना, क्रिप्टोकार्डिन देखिए ये बच्चा को ना आप लोग नॉर्मल लाइफ जी सकता है, पूरा दाढ़ी मूंछ सब आएगा, ठीक है, बट ये अपने पार्टनर को ना कभी भी फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, अपने पार्टनर को कभी बच्चे का जन्म नहीं दिलवा पाएगा जी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में स्पर्म का प्रोटेक्शन घट गया जी, ठीक है। क्लियर हुआ जी? इसकी गलती नहीं थी, शुरुआती जन्म में है ना, इसको डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया था इस पे, या माँ ने इसको ध्यान नहीं दिया, या दिया भी ध्यान तो तभी भी वापस नहीं आ पाया, यानी बहुत सारा लॉजिक हो सकता है इसके पीछे जी, ठीक है। पर ये इसको मेन आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं ये वाला याद रखना होगा आप लोगों को, ये लाइन आपको हर बच्चे को मेडिकल के नजर से याद रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे जानवर है जिसमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होता है और फिर भी स्पर्म बनता है, टेस्टिस है अंदर में फिर भी स्पर्म प्रोडक्शन होता रहता है, क्योंकि सबका टेम्परेचर कितना होता है जी, तो सबका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, या नहीं तो 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्लियर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर। ये मैमल में बात लागू हो रहा है, मैमल के लिए स्पर्म बनाने के लिए 34 से 34.5 से 35, कोई राउंड फिगर कर ले तो 34 से 35 भी बोल दोगे तो गलत नहीं, पर एनसीईआरटी याद करोगी तो एनसीईआरटी में 35 34 डिग्री सेल्सियस का नाम लिया, ये नाम नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, ये हम आपको बताए हैं, है ना, नोट्स में ये बात लिखा हुआ, लेकिन ठीक है, देखिए नोट्स में जाकर के रहने दीजिए यहीं तक, ये लिप कर दो, अपने से लिप कर दो, ठीक है, जाओ जाओ, ये लोगी एक लो, एक 3 नोट्स इसका, अगला एक बाद में दे देंगे, तुम लोग चाहिए रहे, हाँ चलो ना, तो क्या है, पैसा 300 रुपया है, कल दे देंगे और रिमेनिंग, तुम लोग को भी चाहिए, हाँ हाँ, तो कल ला के कल, हाँ ठीक है, तब पर हम करा देंगे, तो ये नहीं कि फिर नहीं लेगा, है कि नहीं, कोई है पिछला कोई भाई, वो सब जैकी का भाई, जैकी का सैम का भाई, रुक जा पहले हम माइक ऑफ करते हैं, रुक जा